हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हमको अपना एमसीक्यू का नेक्स्ट सेशन शुरू करना है। यानी हम क्या करेंगे, आज की क्लास में फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। यानी फिस्कल पॉलिसी के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और साथ साथ कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पहली दो एमसीक्यू को लगाए हैं और आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे उन 20 क्वेश्चन में से बने हैं। अब आप लोगों को एक और बात याद रखनी है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ, आपको बताना है कि लास्ट में आपका स्कोर कितना बन रहा है। आउट ऑफ 20 तुम कितना कर पाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इकोनॉमिक की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने सब कुछ बेसिक बताया हुआ है, आप प्लीज पहले वहां से बेसिक क्लियर कर ले और उसके बाद इन एमसीक्यू को लगाना। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं परचम क्लासेस के बारे में। जो हमारा ईयर बुक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा ईयर बुक है दिसंबर 2022 तक का, यानी कि जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की सभी करंट अफेयर्स की बातें, इंडेक्स रैंकिंग हो, फाइनेंस हो, डिफेंस हो, किसी तरीके की न्यूज हो, वो सारी उसके अंदर कवर है। इस ईयर बुक की अगर आप पीडीएफ अपने घर तक चाहते हो, यानी इसकी बुक जो है अपने घर तक चाहते हो हार्ड कॉपी, तो आपको क्या करना होगा, आपको परचम पे ऑर्डर प्लेस करना होगा और आपको हम लोग आपके घर तक इस बुक को पहुंचाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, मैम हमने ऑर्डर किया था अब तक नहीं पहुंचा है। तो वो रास्ते में ही होगा और आपके द्वार तक वो पहुंचता ही होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स थोड़े से ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है एक दो दिन का डिले आप लोगों को फील करना पड़ रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक हम खुद निकलवाएं, हम प्रिंट आउट्स निकलवा लें, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी ये ईयर बुक मिलेगा। आप इसको परचम का जो ऐप है, हमारा परचम क्लासेस का ऐप, वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, यानी सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएगा। कोर्सेज के बारे में बताएं तो एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ कवर किया जा रहा है रिकॉर्डेड मोड में। एसएससी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग रिकॉर्डेड मोड में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत क्रिस्प फॉर्मेट और अपडेटेड नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। जितनी भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हो रही है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आप 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हो, देन यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मन में सोच लेना आंसर, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखना कि आपने सही लगाया या नहीं लगाया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है ये, कह रहा है विच वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, भारत के अंदर जो सबसे अच्छा उद्देश्य है फिस्कल पॉलिसी का, वो फिस्कल पॉलिसी वो मानी जाती है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्वेश्चन को समझना पहले, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के बराबर आ जाए। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, ये सबसे अच्छा उद्देश्य, सबसे अच्छी फिस्कल पॉलिसी मानी जाती है अगर ऐसा हो जाए तो। यानी कि जो आपका राजस्व घाटा है, जो आपका राजस्व खर्च है, वो आपका राजस्व प्राप्ति के बराबर आ जाए। अब आप कहोगे मैडम ये आप राजस्व या रेवेन्यू क्या कह रहे हो। तो जिस विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस एस्पिरेंट ने मेरी वो वीडियो देखी है, जो मैंने आपको यूट्यूब पे ही करवाई थी, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी फिस्कल पॉलिसी, वहां पे जाके देखे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था। यानी ये क्या कह रहा है, कहता है कि इस काम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमने रख लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बराबर होना चाहिए। इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है। आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो सारी चीजें रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वो सब चीजें आती है, जैसे कि फाइन, ठीक है, जैसे कि पेनल्टी। ठीक है, ये तो एक्सपेंडिचर की बात होगी, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाके इसको समझाती हूँ कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हमने पढ़ा था। ठीक, एक मिनट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, दो तरीके के रिसिप्ट बताए थे ना मैंने आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि इसमें सरकार को कोई लॉस नहीं है, सरकार को कोई भी लॉस इसके अंदर नहीं होने वाला, और सरकार के ऊपर लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होती, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, यानी कर्जा नहीं लेता सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो फिर कहां से कमाई होती है, एक तो सरकार की कमाई होती है फाइन से, पेनल्टी से। ठीक है, फाइन से, पेनल्टी से, जितना भी टैक्स सरकार वसूलती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रॉफिट से, जो भी पीएसयू का प्रॉफिट होता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट का भाग आएगा।
जो भी सरकार इंटरेस्ट रिसीव कर रही है अपने दिए गए लोन्स पे, जो भी सरकार इंटरेस्ट रिसीव कर रही है वो रेवेन्यू का हिस्सा आएगा। ठीक है, पीएसयू का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, फाइन है, पेनल्टी है, टैक्स का पैसा है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। डिविडेंड है वो इसके अंदर आएगा, सरकार ने कहीं शेयर खरीदे हैं उसका डिविडेंड पे जो कमाई होगी वो इसमें आएगा। और जो एस्चीट प्रॉपर्टी होती है वो भी इसी का ही हिस्सा होता है, एस्चीट प्रॉपर्टी भी इसी का ही हिस्सा होता है। तो हम क्या करें, या तो रिसिप्ट को इंक्रीज कर दें या एक्सपेंडिचर को कम कर दें बराबर लाने के लिए। तो हम रिसिप्ट को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा टैक्स वसूल के, ठीक है, पेनल्टीज ज्यादा लगा रहे हैं, पीएसयू का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट का जो कमाई है वो अपने को ज्यादा मिल रही है, इस तरीके से हम रिसिप्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्रॉफिट अगर हम रेज कर दें तो बात बन जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम टैक्स कलेक्शन ज्यादा कर लें, बात बन जाएगी, बिल्कुल सही है। हम एक्सपेंडिचर को कम कर दें, हम एक्सपेंडिचर को कम कर दें तो भी बात बन जाएगी, यानी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट हमको बराबर लाना है। तो तीनों ही बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। आंसर क्या बना इसका डी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये कहता है कि इनमें से कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था दो तरीके के काम, एक मॉनेटरी पॉलिसी बताया था, एक फिस्कल पॉलिसी बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी बनाती है भारत सरकार, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी क्या करेगा, सेबी सारे शेयर मार्केट का ध्यान रखेगा, पूरे कैपिटल मार्केट पे ध्यान रखता है। आरबीआई आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सारा अपना हस्तक्षेप करता है। नाबार्ड आपको पता है रूरल डेवलपमेंट के लिए ये अलग से एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की। तो हमने देखा आंसर क्या आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि इनमें से कौन सी चीज को आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। कैपिटल रिसिप्ट की पहचान याद करो, मैंने आपको क्या बताई थी। कैपिटल रिसिप्ट वो वाली रिसिप्ट है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था कि एक दो बॉयज हैं, ठीक है, उनकी शादी का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो मैंने एक्सपेंडिचर में बताया था। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जिसमें सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज होगी या सरकार की प्रॉपर्टी यानी एसेट डिक्रीज होगा। मैंने एग्जांपल इसमें क्या लिया था, मैं अगर रिकॉल कर पाऊं तो मैंने एग्जांपल ये लिया था कि किसी लड़के की नौकरी ना होने की वजह से घर में डांट पड़ रही थी, है ना। तो उसने गुस्से में आके क्या किया, पहले तो वो अपने दोस्त से उधार ले आया था, यानी लायबिलिटी इंक्रीज कर ली खुद की, और दूसरा उसने अपना मकान बेच दिया था। ठीक है, तो या तो एसेट कम होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, दोनों में से कुछ भी काम हो रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अगर हम इनकम टैक्स कलेक्ट ज्यादा कर रहे हैं तो इससे लायबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से बोरो ज्यादा कर ले, उधार ज्यादा ले ले, तो क्या लायबिलिटी बढ़ी, बिल्कुल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी ये कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा हो सकता है। डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, क्या उससे लायबिलिटी एसेट पे प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, लायबिलिटी जो है वो नहीं बढ़ी, ना ही एसेट कम हुआ, ये भी कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट अगर हम रिसीव कर रहे हैं ज्यादा, भारत सरकार ने किसी को लोन दिया था और वहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, उससे लायबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, एसेट कम हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब ये भी कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। इसमें जो बी ऑप्शन है जिसमें सरकार बोरोइंग ले रही है, उधार ले रही है पब्लिक से, उसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। तो आंसर क्या आएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता भारत जैसे देश के लिए फिस्कल पॉलिसी यानी वित्तीय नीति की इंपॉर्टेंस क्या है। ये कैपिटल, पब्लिक कैपिटल सरकारी बनानी हो या प्राइवेट कैपिटल बनानी हो, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही बात है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर बजट, टैक्स, ये चीजें आएंगी। जितना ज्यादा टैक्स मिलेगा उतना ज्यादा हमको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के अंदर इंफ्रा बनाने में मदद होगी, कैपिटल बनाने में मदद होगी, बिल्कुल सही बात है। ये इनकम और वेल्थ के बीच में जो इम्बैलेंस आ जाता है, भाई जो खर्चा और कमाई के बीच में इम्बैलेंस आ जाता है, उसको ठीक करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। ये सफिशिएंट रिसोर्सेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू सफिशिएंट रिसोर्सेज भारत को दे देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर डी आएगा, ये सारी ही बातें बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, जिसके अंदर ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हो रही, और एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रहा, ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही ना ही एसेट रिड्यूस हो रहा। देख लीजिए, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। ये कह रहा है कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है।
अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से आपको पैसा मिल रहा है, क्या उसमें लायबिलिटी इंक्रीज हुई? नहीं हुई। क्या उसमें एसेट डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ। मतलब ये रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। फिर ये कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा कलेक्ट करना, इसमें लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्या? नहीं हुई। एसेट डिक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। फिर इसने कहा डिविडेंड और प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का डिविडेंड और प्रॉफिट, इसमें लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्या? नहीं हुई। एसेट कम हुआ? नहीं हुआ, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट का ये भी हिस्सा है। अब ये कह रहा है कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, कोई पीएसयू हमने बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, इसमें लायबिलिटी कम हुई क्या? लायबिलिटी बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। एसेट कम हुआ क्या? यस, आप कह रहे हो एसेट कम हो गया मैम, यानी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ पूंजी हमने बेची है, हमारा एसेट कम हुआ है। इट मींस ये रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। उसने यही पूछा है कौन रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है बजट डेफिसिट की परिभाषा दीजिए, बजटीय घाटे की परिभाषा दे। मैंने आपको क्या बताया था, बजट डेफिसिट क्या होता है? ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट है तो सीधी बात है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। हम क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये बजट डेफिसिट का हिस्सा है। तो आप देख लेंगे एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, बिल्कुल सही है, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट और बोरोइंग को माइनस कर दे, बिल्कुल गलत बात है। ये कह रहा है कि सिर्फ बोरोइंग को माइनस कर दे, ये तो फिस्कल डेफिसिट होता है, उसने बजट डेफिसिट पूछा है। ये कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस, ये तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, उसने बजट डेफिसिट पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, डी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इनमें से अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग रिड्यूस कर दे, रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट दैट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब कि इनमें से एक डेवलपमेंट आपको बतानी है जिससे डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सके। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करना, अपने डेफिसिट्स को पूरा करना। राइज इन इन्फ्लेशन विद इन द इंडियन इकोनॉमी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में देखो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पैसे को अपने उधार चुकाने के लिए, अपने लोन चुकाने के लिए पूरा करेगी। गवर्नमेंट लोन रीपे करने के लिए पैसे को खर्च करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट लोन को रीपे करने के लिए खर्च करेगी, तो इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक तो आपके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर सकती है, गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करवा सकती है, न्यू करेंसी प्रिंट करवा सकती है। इन सभी की सभी चीजों से आप खुद सोचो, टैक्स अगर इंक्रीज कराया तो महंगाई बढ़ेगी आपके ऊपर, करेंसी अगर प्रिंट कराई नहीं तो न्यू न्यू पैसा मार्केट में आएगा, महंगाई बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, बिल्कुल मनी सप्लाई इंक्रीज होगा अगर हम न्यू करेंसी प्रिंट करा रहे हैं। सरकार के डेट में इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, सरकार अगर नई करेंसी प्रिंट करा रहा है तो आरबीआई को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, जिसके बदले उसको नई करेंसी मिलेगी। सरकार को भी फोकट में नहीं मिलती नई करेंसी, आरबीआई कहता है मुझे कुछ दो तब आपको पैसा दूंगा, तो सरकार क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को प्रिंट करवा के देती है और उतना ही पैसा उससे ले लेती है, यानी सरकार का डेट भी इसमें बढ़ेगा। अपने पुराने लोन्स चुकाने के लिए नया लोन जो है सरकार पे चढ़ जाता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी, ये सारे ही काम डेफिसिट फाइनेंसिंग के रिजल्ट में होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी के अंडर हमको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को इंश्योरेंस बेनिफिट देना, पेंशन देना रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स को, ज्यादा कैपिटल को एलोकेट करना, ठीक है, नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, या सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना। अब ये क्या कह रहा है कि स्टेबलाइज करनी है इकोनॉमी, तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको इंश्योर अगर हम कर दे तो हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, ए, पेमेंट हम किसकी तरफ कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट दे रहे हैं बेरोजगार लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि कैपिटल बजट का कौन सा पार्ट है, लोन प्रोवाइडेड फॉर फॉरेन गवर्नमेंट, आप लोन्स दे रहे हो फॉरेन गवर्नमेंट को, बिल्कुल हमारी जो है इसके अंदर लोन्स देना, ये क्या कहलाता है, ये कैपिटल
ये कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है, क्योंकि इससे अपने को प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, ठीक है। कुछ दे रहे हैं हम तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको मिल रहा है, यानी हमको लोन मिल रहा है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है, हमने उधार लिया है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। एक्सपेंडिचर आप फॉरेन एयरक्राफ्ट्स को अक्वायर करने में बना रहे हो, यानी कुछ एसेट खरीदने के लिए, कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो आंसर क्या आएगा? डी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल रिसिप्ट, तीनों ही कैपिटल बजट के हिस्से हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल गेन टैक्स का बेस्ट एग्जांपल। ये कहता है ये एक ऐसा टैक्स होता है जो हम शेयर को सेल करके 12 मंथ से ज्यादा रख के अपने पास शेयर को और फिर सेल कर रहे हैं, उस पे जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं। फिर कहता है कि इंटरेस्ट पे जो टैक्स लगता है, जो हमको बैंक के FD पे इंटरेस्ट मिला है, उस पे जो टैक्स लगा है उसको हम CGT कहते हैं। ये कह रहा है कि कैपिटल एसेट आपने बेचा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? आप अपना कुछ कैपिटल, आप अपना कुछ एसेट बेचते हो, सेल करते हो, और उसके सेल पे अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई CGT नहीं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको हम CGT कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन एक पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन इसमें से सरकार का विकास के खर्च का हिस्सा नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देना, स्टेट गवर्नमेंट को अगर ग्रांट मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी तो उस पैसे से कुछ ना कुछ खर्चा करके कुछ बनाएगी ना। फिर कह रहा है कम्युनिटी और सोशल सर्विस के थ्रू एक्सपेंडिचर करना, भाई कम्युनिटी को दे दिया, सोशल सर्विसेज के अंदर खर्चा कर दिया। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए खर्चा करना, और डिफेंस बजट के लिए खर्चा करना। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि कौन एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है? कौन एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, यानी ये कह रहा है कि कौन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है। जो आप स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट देते हो वो किस में आता है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट मिले हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से क्या एनुअल बजट जो प्रिपेयर होता है उसके लिए सही है? ट्रू बताना है एनुअल बजट के लिए। एनुअल बजट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। मनी सेविंग पॉलिसी नहीं होती, मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता, कमर्शियल पॉलिसी में नहीं आता। बजट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। आंसर क्या आएगा? बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट सिनेरियो इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्स टू पास द बजट। देखो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट को पास नहीं करवा पाती तो इससे क्या, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? बजट क्या है? बजट एक मनी बिल है। बजट क्या है? बजट एक मनी बिल है। मनी बिल प्रेसिडेंट की परमिशन से ही पेश होता है और इसको कोई मिनिस्टर ही पेश कर सकता है। अब अगर कोई मिनिस्टर का बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाए, इट मींस लोगों का सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा और फिर से इलेक्शन होंगे, सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप बजट को पास नहीं करवा पाते हो तो इससे क्या होगा? जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि ये क्या है? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली परिस्थिति आ गई है। आंसर क्या आ गया? ए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो मैक्सिमम अमाउंट जनरेट करके देता है? तो आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से भारत को मिलता है। आंसर क्या आएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अगर कोई ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, रेवेन्यू डेफिसिट में से हमने क्या किया? रेवेन्यू डेफिसिट में से हमने ग्रांट गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल बनाने के लिए हमने जो ग्रांट स्टेट को दिए हैं वो अगर माइनस कर दिए तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बन गया।
यही उसने पूछा है। क्या बन जाएगा ये? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जो बच्चा इसको नहीं समझ पा रहा है, प्लीज एक बार फिस्कल पॉलिसी की वीडियोस देख लीजिए, जो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी बहुत डिटेल में, और आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्क अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ इंडिया? ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो लेजिस्लेचर का नहीं है। आपको पता है 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बने हुए कानून को लागू करती है, और जुडिशरी उसको चेक करती है। तो कौन लेजिस्लेचर ऑर्गन का हिस्सा नहीं है? नहीं बताना है। सबसे पहला, मेकिंग लॉज। मेकिंग लॉज है, सीधी सी बात है, लॉ बनाना तो लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, ये तो लेजिस्लेचर का हिस्सा होगा। फिर कह रहा है बजट को अप्रूव करना, बिल्कुल पार्लियामेंट अप्रूव करके देगी बजट को। 6 चरणों में बजट प्रस्तुत होता है, प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट अप्रूव करके देगी। एग्जीक्यूटिव का रेगुलेशन, जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको रेगुलेट कैसे करना है, कानून के थ्रू रेगुलेट होता है, और कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का ही होता है। बजटिंग, बजट बनाना, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय का काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, इसलिए ये लेजिस्लेटिव का हिस्सा नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? बी, यानी कि बजटिंग वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का हिस्सा नहीं है। रेलवे बजट को किस साल जनरल बजट में मर्ज किया था? रेलवे बजट को किस साल जनरल बजट में मर्ज किया था? देखो, विवेक देबरॉय समिति, विवेक देबरॉय समिति जो है, विवेक देबरॉय कमेटी, ये कमेटी 2016 में बैठाई थी, ठीक है, 2016-17 में बैठाई थी, और इसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि आपको रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज कर देना चाहिए। ये अलग कब हुए थे? 1921 में ये दोनों बजट सेपरेट हुए थे। किसके कहने पे? एकवर्थ समिति के कहने पे। एकवर्थ कमेटी हमने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी 1921 में, और इन्होंने ये कहा था एकवर्थ कमेटी ने कि आप लोगों को रेल बजट और जनरल बजट अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अपना खासा ध्यान सिर्फ रेल बजट पे होता है, अंग्रेजों का खासा ध्यान सिर्फ रेल बजट पे था, वो ट्रेन्स को प्रमोट कर रहे थे। तो 1924 में पहली बार रेल और जनरल बजट अलग अलग हुए थे। पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो चारों तरफ अपने को विकास करना है, सिर्फ ट्रेन पे थोड़ा ना करना है, तो हम 2 बार बजट क्यों बनाए, हम तो एक ही बजट बनाएंगे। विवेक देबरॉय कमेटी ने आके ये कहा कि हाँ, आपको एक ही बजट बनाना चाहिए। 16-17 में कमेटी बैठी है, उसकी रिकमेंडेशन आई है, उसकी रिपोर्ट आई है, और 17-18 में हमने उसकी रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? 17-18 के अंदर रेल बजट और जनरल बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है कि इनमें से कौन एक पार्ट नहीं है टैक्स रेवेन्यू का? स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? देखो, रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप कहीं कोर्ट में जाके नोटरी में रजिस्टर करवाओगे, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेगी। कमर्शियल टैक्स, या मैं कह दूं प्रोफेशनल टैक्स, कौन लेता है इसको? इसको भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। फिर जो लैंड रेवेन्यू है वो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स, इंटरनेशनल बॉर्डर की बातें हो रही है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, कस्टम ड्यूटी, ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कह रहा है? जब टोटल रेवेन्यू, ये कहता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू हम माइनस कर दे, लेकिन उस रेवेन्यू में हमने बोरोइंग इंक्लूड नहीं की, हमने उधार इंक्लूड नहीं की, एक्सेप्ट बोरोइंग, हमने जो उधार है वो इंक्लूड नहीं की, तो ये क्या बन गया? मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि बोरोइंग को हटा के जब हम डेफिसिट निकालते हैं उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और इस फिस्कल डेफिसिट से ये पता लगता है कि हमको उधार चाहिए कितना, अपने को कितना बोरो करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? फिस्कल डेफिसिट। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तुम करोगे। ये कह रहा है कि विच क्राइटेरिया अमंग द फॉलोइंग विल हेल्प इन शोइंग द फिस्कल कंडीशन ऑफ अ इकोनॉमी फॉर द करंट ईयर? करंट ईयर के लिए क्या क्राइटेरिया लिया जाता है जिससे देश की फिस्कल कंडीशन का पता लगता है, जिससे देश की वित्तीय स्थिति का पता लगता है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, या प्राइमरी डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा, हिंदी में भी बता दूं मैं, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। फिर इसने क्या बताया? प्रभावी राजस्व घाटा, ये सब घाटे मैंने आपको करवाए हैं। प्राथमिक घाटा, आपको बताना है कि इनमें से कौन से की डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है, या कौन से घाटे को, कौन से डेफिसिट को हम फिस्कल कंडीशन पता करने के लिए देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर आई विल वेट इन कमेंट सेक्शन, कमेंट में आप जरूर बताना,
और ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ताकि मुझे एक आइडिया लगे आप लोग कितना सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।